बताएं कि क्या हुआ था उस रात, बेसिकली ये मामला था क्या? फूलों की दुकान जिसके हवाले से बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर पे थी। लोगों ने बोला कि मामूली नौयत की आग है। गुल प्लाजा बंद होने के वक्त से कुछ देर पहले ही दरवाजे बंद करना शुरू कर देता हूँ। बंद भी उनको प्रॉपर लॉक लगा के बंद कर देता हूँ। निकलने की मोहलत नहीं मिली। जो निकले कुछ तो छलांगे लगा के निकले, किसी की टांगे टूटी हैं, किसी का मुंह टूटा है। सेकंड फ्लोर पे ये मुकाम पे आग बुझाते रहे, वहां से ब्लू फ्लेम बाहर आ रहे थे। अब ब्लू फ्लेम केमिकल है, गैस है, कुछ तरह की चीज़ है। जब हर तरीके से ये फेल हो गए तो रिम्बा प्लाजा की जानिब से जाके इन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, कहीं से वहां तक देखने की कोशिश की तो पता चला परफ्यूम की शॉप है। क्रॉकरी शॉप के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि यहाँ सांस आ रही है, आप यहाँ आ जाओ, और उन्होंने ऐसे करते करते 30 लोगों को अपनी दुकान के अंदर कर लिया। किसी दुकान पे मेरा नहीं ख्याल आपको इतनी स्पेस मिलेगी कि 30 लोग खड़े हो जाएं। जब बॉडीज निकल रही थी वो क्या सूरत हाल थी? एक कमरे से 25-25 लोगों क्या बॉडीज तो नहीं, आज़ा हैं बेसिकली, और जिनका काम है ये बताना, वो वहां से अपना बयान जारी करती हैं कि भैया 28 लाशें नहीं हैं, 20 लाशें हैं। गुल प्लाजा के चारों तरफ जो खिड़कियां थी वहां से आग के शोले इस तरह बुलंद हो रहे थे कि जो लोग अंदर थे वो अंदर ही रह सकते थे, बाहर आके नहीं बता सकते थे कि हम यहाँ हैं। अंदर से जो बच गया वो कहते हैं कि मैं जिस तरीके से भाग रहा था मुझे नहीं पता था मैं किसको रोनते हुए जा रहा हूँ। ये कहना कि वो आग में खुद ही चले गए होंगे या उस जानिब चले गए होंगे, उन्होंने आग देख के कोई नहीं गया होगा, सब अंदर फंस के दम घुट के मरे। ये सदर है इस मार्केट के, तनवीर पास्ता, वो आके कहते हैं जब हमारे पास 110 से ज्यादा सिलेंडर थे, हमारे पास फायर बॉल्स भी थे। तो 110 को चलाना किसका काम था? दुकानदार का थोड़ी था। आपने दुकानदारों को, इंतजामिया काम था ना, ट्रेनिंग देती दी कभी ट्रेनिंग। इसकी साथ वाली बिल्डिंग जो है रिम्पा प्लाजा, और वहाँ पे जो दुकान है वहाँ पे भी केमिकल्स और ये सब कुछ इतनी तादाद में है कि अगर वहाँ आग लग जाती ना, अगर सानिया बल्दिया MQM से कनेक्ट करता है ना, तो ये सानिया जो है वो पीपल्स पार्टी को ले डूबता। जब लाशें निकालने का अमल शुरू हुआ वो क्या अमल था, वो क्या टाइम था और किस तरीके से, क्योंकि लाशें तो थी नहीं। जो इदारे लाशें निकाल रहे हैं, रेस्क्यू के एहलकार, वो बेचारे उठा रहे हैं, कपड़े में डाल रहे हैं, कपड़े की पोटली बन रही है और डाल के वो उसको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं मेडिकल टीम के पास। तो वहाँ से ये सवाल उठा कि भाई किस तरह ला रहे हो? हमें जो सैंपल लेना कहाँ लेना, क्योंकि बेशतर लाशें, बेशतर हड्डियाँ तो ऐसे थे जिनको हाथ लगाने से सुरमा बन रहे थे। अभी तो लोग लाशों का इंतजार कर रहे थे कि जिंदा नहीं लाश बाहर आ जाए, और वो भी कहाँ, आज़ा बाहर आ रहा है। कुछ हड्डियाँ हैं जो कि प्यालों में रखी हुई, जिनके बारे में आखिर में बोला जाएगा यार ये हड्डियाँ आपके भाई की हैं। अल्लाह माफ़ करे वो जो जिसको कहते हैं कि चलता हुआ इंसान आया और थैले में लेके गए। आग के शोले इतने थे ना कि कोई जा नहीं सकता था। सही है। रास्ते बंद थे, किसी एक रास्ता लोग जो अंदर मौजूद थे वो तोड़ के बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक। 17 जनवरी की रात 10:15 पर कराची के माशी हब एमेजिना रोड पर कायम गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बेसमेंट में आग लगी, एक दुकान की आग पूरे गुल प्लाजा को उसने घेर लिया। मुताद्दिद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए और 60 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। इंतज़ामिया 60 से ज़ायद अफराद को ज़िंदा जलते देखती रही और हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। क्या ये आग लगाई गई या ये इंतज़ामी गफलत थी? इन तमाम बातों पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शामिर खान। शामिर भाई, मुझे बताएं कि क्या हुआ था उस रात, बेसिकली ये मामला था क्या? मतलब इतनी एक दुकान पे आग लगी, फूलों की दुकान, और उसने देखते देखते पूरी इमारत को अपने लपेट में ले लिया और आज लोग नहीं बाकियात मिल रहे हैं उनके। करीम बिल्कुल एक सानिया है ये, और इसमें अगर गफलत की बात की जाए तो हर इदारे की, हर शख्स की गफलत इसमें जो है वो देखी जाएगी। फूलों की दुकान जिसके हवाले से बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर पे थी और आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह यहाँ पे मौजूद थे। उसमें एक मामूली नौयत की आग लगी जिसका टाइम फायर ब्रिगेड के मुताबिक 10 बजे से कबल का बताया जा रहा है, अराउंड 9:45, 9:45 to 10 इसके बीच का बताया जा रहा है। जबकि फायर ब्रिगेड को जो कॉल टाइम है वो तकरीबन 10:15 से 10:30 के दरमियान है। अच्छा, उनका रिस्पांस टाइम अच्छा है फायर ब्रिगेड का, इसमें पहुंच गया था टाइम पे, लेकिन 1 से 2 गाड़ियां लेकर। जब तक आग फैल चुकी थी, सही है, क्योंकि जो आधे घंटे का टाइम का गैप आया बीच में, 9:45 से 10:15 या फिर 10 से 10:30 का, इस दौरान जो है आग बड़ी तेज़ी से फैली है। उसकी वजह ये भी थी कि ये गुल प्लाजा या फिर इस तरह की शॉपिंग मॉल में ना मामूली नौयत की आग लगती रहती है। हाँ, होता ही रहता है। जिस पे इंतज़ामिया के पास खुद जो भी मामूली नौयत के इंतजामात होते हैं, एक सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या बॉल्स वगैरह जो होती हैं उसके ज़रिए कंट्रोल कर लेते हैं, या खुद ही मट्टी शट्टी फेंक के कंट्रोल कर लेते हैं।
इधर भी ऐसा ही था, लोगों ने बोला कि मामूली नौयत की आग है, बेसमेंट को तो पता ही नहीं चला, बेसमेंट सेफ थी, बेसमेंट को इतना पता ही नहीं चला, बेसमेंट ही यहाँ पे वाहिद वो फ्लोर है जो कि एयर कंडीशनड है, वो सब अंदर ही थे। अच्छा। बेशतर दुकानें बंद हो गई थी, चंद खुली हुई थी। इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर थे और जो ऊपर वाले फ्लोर थे ना, वहाँ पे धुआं फैलना शुरू हो चुका था, लेकिन लोगों ने रूटीन, लोग इस टाइम तक आग लगे एक्टिविटीज चल रही थी, एक्टिविटीज चल रही थी, अंदर खरीदार भी मौजूद थे और खरीदारों को जाहिर सी बात है वहाँ के लोग ही हौसला दे रहे होंगे ना। आम हालात में किसी मॉल में धुआं फैलेगा तो लोग भागेंगे फौरी तौर पे, लेकिन अगर दुकानदार ये बोलेंगे नहीं यहाँ पे रूटीन है या फिर होता रहता है या फिर कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है, तो लोग अपने आप को सेफ समझेंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि यकीनी तौर पे जब आग लगी तो वो इतनी जल्दी नहीं फैली, पूरी बिल्डिंग को उसने इतनी जल्दी नहीं लपेट में लिया कि जो भी लोग अंदर थे उनको निकलने का मौका नहीं मिला। अच्छा, निकलने का मौका नहीं मिला, फिर उस पर भी एक बात ये भी है कि दरवाजे ही बंद थे। नहीं, मुझे एक बात बताएं शामिर भाई, आग लग गई, 17 दरवाजे और 17 के 17 में से 2 दरवाजे सिर्फ खुले हुए थे, बाकी दरवाजे लॉक थे, ये क्या कहानी है? और लोग फिर वहां अंदर बिल्कुल बंद होके रह गए। अच्छा, गुल प्लाजा का ना ये रूटीन है, बहुत पुराना रूटीन है। मैं तो गया हूँ वहाँ पे आम हालात में भी, आप भी तकरीबन हर शख्स गया होगा कराची का वहाँ पे। तो वहाँ पे रूटीन है कि वो गुल प्लाजा बंद होने के वक्त से कुछ देर पहले ही दरवाजे बंद करना शुरू कर देता हूँ, बंद भी उनको प्रॉपर लॉक लगा के बंद कर देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे हुआ, 16-17 दरवाजे जितने भी थे वो सारे तकरीबन बंद थे, सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे। बिल्कुल। और जो दुकानदार थे उस सिचुएशन में उनको भी इल्म नहीं था कि कौन सा दरवाज़ा खुला होगा। अच्छा। हम किस रास्ते से भागेंगे। अंदर की जो वीडियोस आई हैं उसमें आप यही देखें कि दुकानदार भी इधर उधर भाग रहे हैं, जो लोग हैं वो भी इधर उधर रास्ता पूछते फिर रहे हैं और सिर्फ धुआं दिख रहा है। लाइट बंद हो गई थी, धुआं था, सिर्फ इंतज़ामिया गायब थी। कोई बताता कि दरवाज़ा यहाँ का खुला है, इस तरफ आओ, कोई चौकीदार होता वो बताता, कोई नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत भागते रहे। जो बाहर कहीं ना कहीं कोशिश हो रही थी वो भी दुकानदार खुद कर रहे थे, किसी तरह कोई आग जो लगी उसको कंट्रोल कर लें। और यही वजह बनी कि कोई ताख़ीर हुई और फिर रेस्क्यू, जो फायर बुझाने का अमल है, फायर फाइटिंग का अमल है, वो देर से शुरू हुआ। जो लोग अंदर फंसे तो बेचारे फंसे रह गए, निकलने की मोहलत नहीं मिली। जो निकले कुछ तो छलांगे लगा के निकले, किसी की टांगें टूटी हैं, किसी का मुँह टूटा है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही दिलखराश वाक़या था। जब आग लग रही थी हम देख रहे थे, हमारे सामने हो रहा था सब कुछ, लोग जिंदा जल रहे थे, इंतजामिया वहाँ मौजूद। इंतजामिया क्या, इंतजामिया तो खैर आई नहीं, सिर्फ फायर फाइटर्स ही आए थे। मुझे ये बताएं कि फायर फाइटर्स को सदर से आना था, ये कहा जा रहा है कि फायर फाइटर्स ने आने में 1.5 घंटा लगाया, ये कितना दुरुस्त है? देखें, असल वजह पता क्या होती है, मैंने जैसे बताया कि 1 से 2 फायर टेंडर्स तो पहुँच गए जल्दी, लेकिन वहाँ पहुँच के उनको अंदाज़ा हुआ कि ये आग बहुत ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, वो टाइम जब उनको अंदाज़ा हुआ कि आग बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उन्होंने जब अपने मरकज़ पे बताया, पे वहाँ से रिस्पांस, और उस दौरान जो वहाँ पे रश जमा हो गया, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, वो वहाँ तक पहुँचने में किसी भी इदारे को जो है वो वहाँ पे ताख़ीर ही होती। आप एमेजना रोड पूरा खोदा हुआ है, बिल्कुल सही, ग्रीन लाइन मंसूबा चल रहा है, बना हुआ है कराची वालों के। पहले जो इतनी बड़ी शाहरात थी, 3 ट्रैक 4 ट्रैक वाली, वो अब सिंगल ट्रैक या 1.5 ट्रैक पे आ गई है। उस पे अगर फायर टेंडर एक आएगा तो वो कहाँ उसको जगह बनेगी। और लोगों ने वहाँ पे बेहंगम, हमारे लोग भी बड़े, अब कहना क्या हो नहीं चाहिए, बड़े लोगों ने ऐसा क्या किया, क्योंकि वज़ीर आला भी कहते हैं कि क्योस बन गया और इंतज़ामिया वहाँ ये जो फायर टेंडर से पहुँच नहीं पाया, ये कह के खैर वो तो घर चले गए, लेकिन बेसिकली वहाँ ऐसा क्या था कि फायर टेंडर्स पहुँच नहीं पा रहे? क्या कोई नुमाइंदा नहीं था, कुछ भी नहीं था? नहीं, देखें, ऐसा यही बात है ना, यहाँ पे फिर इंतज़ामी गफलत आती है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, वहाँ पे इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए था, रोड खुलवानी चाहिए थी। वहाँ पे इंतज़ामिया लोगों के आने से पहले पहुँच जाती, पुलिस आ जाती, ट्रैफिक पुलिस आ जाती। उनका काम है ना रोड खुलवाना। वो लोग आते यहाँ पे रोड क्लियर करवाते कि भाई ये, ताकि यहाँ पे रेस्क्यू इदारे टाइम से पहुँचें और फिर काम शुरू हो। लेकिन सोई हुई इंतज़ामिया, आपको पता है, इनको तो झंझोड़ना पड़ता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि पहले जब फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड ने आगे काम शुरू किया, उनको जब मसला हुआ उन्होंने बोला कि भाई लोग जमा है, हमसे काम नहीं हो पा रहा, तो फिर पुलिस आना शुरू हुई। फिर पुलिस, पहले थोड़ी सी पुलिस आई, फिर ज़्यादा पुलिस आई। अच्छा, यहाँ पे भी पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो फायर ब्रिगेड से पहले था, पुलिस पहले पहुँच गई थी, क्योंकि पुलिस गश्त पे होती है, उन्हें घूमते फिरते आगे धुआं देख के, आग देख के। अब वो एक मोबाइल इतने बड़े मॉब को या इतने बड़े लोगों, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग तो खड़े हो जाते हैं, आबादी आ गई ना, उनको नहीं क्लियर कर सकते। अच्छा शामिर भाई, मुझे बताएं कि
1000 या चलो 1200 दुकानें जो ये बताया जा रहा है, एक दुकान में आग लगी है, कितना टाइम था कि उसको हम बचा सकते थे? कि अगर इंतज़ामिया डॉट टाइम पे पहुंच जाती जब कॉल गई, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने तो उसी टाइम बिजली गिरा दी थी, कितना टाइम था कि ये लोग नहीं जिंदा जलते? और इंतज़ामिया खड़े होकर मैं फिर कहूँगा कि वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं देख रहे होते। देखिए करीम, मैं आपको बताऊं, रिस्पांस टाइम के साथ साथ ये भी देखना चाहिए वो कितने अहल थे आग बुझाने के। हाँ, सबसे बड़ी बात है। सही है, 36 घंटे लगे इस आग को बुझाने में तकरीबन, या उससे भी ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि आग तो भड़कती रही, कल रात तक भड़कती रही है। बिल्कुल। अब वो जो लोग वहाँ पे आग बुझाने के लिए आए, तो पहले तो उनको यही समझने में वक्त लग गया कि उनको अपने जो फायर टेंडर्स हैं या उनको जो आग बुझाने की गाड़ियाँ हैं वो उनको प्लेस कहाँ करनी है, खड़ी कहाँ करनी है। सही है, सिर्फ रिस्पांस करने से कुछ नहीं होता। गैर मैं तरबियत जल्दी आके याफ्ता खड़ा हो होना। जाऊँ, मैं जल्दी आके खड़ा हो जाऊँ, लेकिन वहाँ आके मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे जल्दी आने का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल। वहाँ आके जो काम करना है उस काम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी, ये सब तो होमवर्क है ना। ये सब तो उनको सबको, किसी भी इदारे को पहले से पता होना चाहिए कि भाई अगर इस नौइयत की आग लग जाती है तो हमें वहाँ पहुँच के हमारा जो लाए अमल है वो क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ होता ही नहीं है। इनका यहाँ क्या तो था? ये है कि आग लगी हुई है, उधर पानी फेंके जाओ, बस। कुछ पता नहीं है कुछ कैसे नहीं रेस्क्यू पता, करना वहाँ है। जहाँ पानी फेंक रहे हैं अब वहाँ पे आग बुझेगी भी या नहीं बुझेगी, कहीं और से आग लगती भी आ रही है। ऐसे ही हुआ ना, सेकंड फ्लोर पे ये मुकाम पे आग बुझाते रहे, वहाँ से ब्लू फ्लेम बाहर आ रहे थे। हाँ, अब मतलब ब्लू फ्लेम केमिकल है। केमिकल है, गैस है, कुछ तरह की चीज़ है। जब हर तरीके से ये फेल हो गए तो रिम्बा प्लाजा की जानिब से जाके इन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, कहीं से वहाँ तक देखने की कोशिश की, तो पता चला परफ्यूम की शॉप है। दूसरी जगह साइड से पानी पहुँचाया, कंट्रोल हो गई, और उसी मुकाम पे कोई 3 घंटे 4 घंटे पानी फेंकते रहे। पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि किस पता तरफ ही से नहीं है जाना ना। बात यह है कि आपने ट्रेनिंग ही नहीं की हुई ना इतनी, हाँ। आपने इतना ट्रेन ही नहीं किया अपने एहलकारों का। वो एहलकार, फायर ब्रिगेड के एहलकार सियासी भर्तियां हैं या इतने अहल नहीं है या काम नहीं करना चाहते, उनके इतने वसाइल नहीं है, उनको इतने सेफ्टी गैजेट्स नहीं दिए कि वो कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते। बहुत सारे सवालात हैं। शामिर भाई, लोग बताते हैं जो शाहिदीन थे या जो अंदर से बच के बाहर आए, वो कहते हैं कि हम जिस फ्लोर पे भागदौड़ कर रहे थे, हम भाग रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि आवाम वहाँ खड़ी है और लोग ये जो दुबई क्रॉकरी शॉप के बारे में बता रहे हैं कि इनका बंद था गेट और इन्होंने कहा कि यहाँ सांस आ रही है, आप यहाँ आ जाओ, और उन्होंने ऐसे करते करते 30 लोगों को अपनी दुकान के अंदर कर लिया। इसमें क्या सदाकत है? और ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और लोग भी बड़े इसमें चिल थे। देखें, बात यह है कि ये बहुत सारे लोगों की जानिब से बोला तो जा रहा है, हाँ। यकीनी तौर पे ताजिर बहुत सारे कह रहे हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको भी यही बोला गया कि जो ऑनर था उसने, क्योंकि इनकी शॉप पे एसी लगा हुआ था, दरवाजे बंद हो जाते थे। आम तौर पे गुल प्लाजा की दुकानों पे ऊपर के फ्लोर पे एसी नहीं है, चंद दुकानदारों ने खुद से जिन्होंने लगाया, सही है। सेंट्रलाइज एसी कहीं नहीं है, तो शॉप खुली ही है, दरवाजे नहीं, दरवाजे खुले हुए, सामान उनका बाहर तक पड़ा होता है और गलियां आधी से ज़्यादा जो है उसमें सामान मौजूद होता है। बिल्कुल। तमाम तक गुल प्लाजा में ऐसे दुबई क्रॉकरी की दुकानों पे, उसकी दुकान पे दरवाजे थे, उसकी दुकान का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है और कोई इसने कुछ सेल भी लगाई हुई थी इन दिनों में। अच्छा। तो वहाँ पे लोग थे, पहले ही थे, लेकिन 20 से 25 लोगों का अंदर आ जाना या 25 से 30 लोगों का अंदर आ जाना दुबई क्रॉकरी जैसी दुकान पे या गुल प्लाजा की किसी भी दुकान पे, बड़ा अलार्मिंग भी है और बड़ा तशवीशनाक भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आप गुल प्लाजा की दुकान में जाएं, अगर किसी भी दुकान में जाएं, तो वहाँ किसी दुकान पे मेरा नहीं ख्याल आपको इतनी स्पेस मिलेगी कि 30 लोग खड़े हो जाएं। अच्छा, ये यकीनी हो सकता है कि बाहर धुआं इतना फैल गया सही है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए जमा होते रहे, लेकिन ना मानने वाली बात है। हमें नहीं लगता नहीं। ये तो फिर ये जो कहा जा रहा है, अभी जो सूरत हाल है, आपने क्या देखा वहाँ जाके जब मामला देखा, जब बॉडीज निकल रही थी, वो क्या सूरत हाल थी? एक कमरे से 25-25 लोगों, क्या बॉडी सुनी आज़ा हैं बेसिकली, और हमारी इंतज़ामिया को बस अल्लाह ही वारिस है इस शहर का और इस मुल्क का और हमारी इंतज़ामिया का भी, कि एक जो डीसी साहब हैं वो आके बोलते हैं, कमिश्नर साहब आके बोलते हैं कि भाई 28 लाशें हमने निकाली हैं, और जिनका काम है ये बताना कि ये बेसिकली जो आज़ा आ रहे हैं ये कितनी लोगों के हैं या बॉडीज़, डेड बॉडीज़ कितनी हैं, वो जो है बताना है पुलिस सर्जन ने। वो वहाँ से अपना बयान जारी करती हैं कि भैया 28 लाशें नहीं हैं, ये 20 लाशें हैं। ओह, तो मतलब वो उनके इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। लग ये रहा है कि ये शायद गिनती
पूरी करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी 28 हो गई, यहाँ से दोबारा से 25 मिल गई। प्रेशर आ रहा है ना, उनके लॉयकीन जो है वो प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि 200 ज्यादा से अफराद जो हैं वो लापता हैं। देखें लोग तो बहुत बड़े बड़े फिगर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक दुकान में अगर कम से कम भी बेशतर दुकानें जो हमें पता चला कि बंद थी, क्योंकि वो बंद होने का टाइम हो चुका था, इसीलिए दुकान दरवाजे भी बंद हो गए थे। तो अगर लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ख़रीदार भी थे अंदर, दुकानदार भी थे अंदर, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यकीनी तौर पे 100, 150, 200 बंदा होना, अगर कोई ये क्लेम कर रहा है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, वीकेंड था, लोग गए होंगे, ये हो सकता है। और ये शॉपिंग के दिन भी हैं, हाँ, शादियां चल रही हैं, लोग ले रहे हैं, सर्दियों के दिन हैं, लोग आके वहाँ से रज़ाइयाँ, कंबल, ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं, हर चीज़ तो मिलती है। और ये पूरे मुल्क से यहाँ पे लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कराची से लोग आते हैं, बड़े बड़े दुकानदार यहाँ पे आते हैं, जो क्योंकि सबको पता है होलसेल की यहाँ पे दुकानें होती हैं, लोग यहाँ से आके लेके जाते हैं। तो लोग हो सकते हैं, बड़ी तादाद में हो सकते हैं, और बहुत सारे वो लोग भी हो सकते हैं जिनके पीछे वारिस ही नहीं है कोई, क्योंकि कोई आया नहीं, कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है, करने भी नहीं आएंगे, क्लेम करने वाला है नहीं, यहाँ पे क्लेम करने वाला खुद नहीं बचा, खुद अंदर ही रह गया। बहुत सारी चीज़ें हैं ये तो। अब अगर बात हुई है कि अगर सही से इंक्वायरी नहीं हुई, सही से छानबीन नहीं हुई, तो ये समझ लें कि बड़ा अलार्म खत्म कर दी जाएगी, उसको दबा दिया जाएगा, जिस तरीके से बात, यही मलबा मतलब गिर जाएगा ना, बिल्कुल एसएचओ को फारिग कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो कराची के अंदर एक अलमिया है कि जिसका ताल्लुक नहीं उसको फारिग कर दिया जाएगा। ऐसा ही है, गटर के ढक्कन पे एसएसपी तो हट चुका है। बिल्कुल, हाँ, ये अभी जो अली रजा वाला मामला, बिल्कुल, अब ये इन एसएसपी को सुबह बसर ना करते हैं, बस हमें तो ये खतरा लग सकता है कि कुछ भी होगा। मुझे बताएं कि कौन कौन सी फैमिलीज थी, सुनने में आया कि हामला खातून भी उन्हीं के बीच में थी, और किन किन जगहों पे आपको जो ये आज़ा मिल रहा है, ये क्या शवायद हैं कि कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो वहाँ ऐसा है कि जैसे इंसान का होने का वजूद ही नहीं है। देखिए, मेज़नाइन फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, ये दोनों ऐसे मकामात हैं जहाँ पे पहले दिन से बात आ रही थी कि यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे लोग फंस गए थे, और यकीनी तौर पे जो मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर पे लोग थे, उन्होंने किसी ना किसी रास्ते, किसी ना किसी जानिब तो जान बचाने की कोशिश की होगी ना। वो मेज़नाइन फ्लोर पे जो लोग थे वो मेज़नाइन फ्लोर तक ही महदूद रह गए, ये कहना, ये कौन कह सकता है, कौन बता सकता है? कोई था ही नहीं, क्योंकि सब तो बाहर भाग गए, जो अंदर थे वो अंदर ही रह गए। और बिल्डिंग के चारों तरफ, गुल प्लाजा के चारों तरफ जो खिड़कियाँ थीं, वहाँ से आग के शोले इस तरह बुलंद हो रहे थे कि जो लोग अंदर थे वो अंदर ही रह सकते थे, बाहर आके नहीं बता सकते थे कि हम यहाँ हैं। छत पे जो जाने वाला रास्ता था वो भी बंद था, बिल्कुल ताले लगे थे ना, ताले लगे हुए थे ना। छत की जानिब कोई चला जाता, अगर किसी को पता होता। एक दो दुकानदार मुझे मिले जिन्होंने बोला हम अपने, क्योंकि जो धुआं था वो इतना स्याह था और लाइट बंद हो गई थी, इनको कुछ नहीं दिख रहा था, ये अपने अंदाजे से भागे, एक दुकान से टकराए तो इनको पता चला हमें सीधे हाथ पे जाएंगे तो हमें रैंप मिल जाएगा। अच्छा, ये सीधे हाथ पे भागे तो आगे आगे दीवार से टकराए तो इनको अंदाजा हुआ कि हम रैंप पे पहुंच गए, और वहां से गिरते पड़ते ये फिर नीचे उतरे। क्योंकि एक अंदर से जो बच गया है वो कहते हैं कि मैं जिस तरीके से भाग रहा था मुझे नहीं पता था मैं किसको रोनते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कालीन की तरह आवाम बेहोश पड़ी थी, मैं किस पे पैर रख रहा हूँ। क्या इस बात में कितनी सदाकत है? हकीकत है, हकीकत है। शुरू में जो लोग, जो 3 लोग शुरू में मरे वो दम घुटने से मरे, बिल्कुल इनिशियली, और यकीनी तौर पे बेशतर लोग जो है वो दम घुटने से मरे। बेशतर क्या, ज़्यादातर बोलेंगे दम घुटने से मरे। उसके बाद लोग जब वहाँ से नहीं निकल पाए, बेहोश होके गिर गए, हम बाहर खड़े थे, हमारा वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अगर कोई थोड़ा सा करीब जा रहा था तो वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा था और खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, इतनी हीट थी, इतनी गर्माइश थी। और जो लोग अंदर फंस गए तो यकीनी तौर पे सांस नहीं ले पा रहे होंगे, वो हिल नहीं पा रहे होंगे, तो उनका मतलब ये कहना कि वो आग में खुद ही चले गए होंगे या उस जानिब चले गए होंगे, उन्होंने आग देख के कोई नहीं गया होगा, सब अंदर फंस के दम घुट के मरे। कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे वो, और फिर वो जब धुआं आया होगा, वो गैस फैली होगी, उसके बाद तो उनको हिम्मत ही नहीं रही होगी कि वो उठे, हिम्मत भी नहीं रही होगी, फिर मोहलत भी नहीं मिली होगी, 100 चीज़ें। पर अगर उठने की कोशिश भी की होगी तो दरवाजे ही बनते ना, ये इंतजामिया भी तो क्या इसको बोल। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का दस्तूर है कि आप एक पिंजरा नुमा इमारत बनाएं और उसके भी दरवाजे बंद कर दें? आप गल्फ मार्केट गए जी, आप इसके ज़ैनब वगैरह गए? हाँ, मैंने देखा है, कोऑपरेटिव गए, रात में दरवाजे बंद हो जाते हैं। या इन दुकानों का आपने हाल देखा है? आपने इनकी गलियां देखी हैं? हाँ, बिल्कुल।
दो बंदे एक साथ गुजर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा है, इतना कंजेस्टेड है कि वो अंदरून लाहौर की गलियां बनाई हुई हैं। बस ऐसा ही है ना। हम्म। इस मॉल का भी यही हाल था। कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है? किसी ने देखा कि फायर अलार्म लगे हुए? किसी ने नहीं देखा। हाँ, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो इनकी ये सदर हैं इस मार्केट के, तनवीर पास्ता, वो आके कहते हैं, जब शॉर्ट वोट हम ले रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि हमारे पास 110 से ज़्यादा सिलेंडर थे, हमारे पास फायर बॉल्स भी थे। ये कितनी सच बात है? क्योंकि जब हम गए हैं और इस मार्केट में, गुल प्लाजा में, हमने तो तारों के जत्थे देखे हैं, मैंने तो एक भी ये फायर सिलेंडर तो नहीं देखे। अच्छा करीम, देखें, ये तो आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि तारे आम आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग ऐसी दिखेगी वहाँ पे चलते फिरते हुए। ये जो कह रहे हैं कि हमारे वो फायर एक्सटिंग्विशर या वो सिलेंडर्स लगे हुए थे जिसके ज़रिए आग बुझाई जाती है, 110 अगर लगे होते तो 110 को चलाना किसका काम था? दुकानदार का थोड़ी था। आपने दुकानदारों को, इंतजामिया का काम था ना ट्रेनिंग देती, दी कभी ट्रेनिंग? नहीं, पता ही नहीं किसी को। रेस्क्यू 1112 से पूछो, वो लोग वो फ्री ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने सबको बोला कि आप जमा हो, हम आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे। उनसे आप पूछे ना, आपसे कितनों ने रब्ता किया है? इस पूरे कराची शहर में ना, पूरे कराची शहर में हाई राइज बिल्डिंग से के साथ शॉपिंग मॉल मिला के 15 से 20 लोगों ने, बस जिनके पास कोई छोटे मोटे हालात लगे। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है। बाकी तो इसी डर से नहीं बुलाते ना कि ये आएंगे तो बोलेंगे तुमने तो कोई इंतजाम ही नहीं किया। बिल्कुल, कोई फायर एग्जिट नहीं है, आग बुझाने के हालात नहीं है, हाइड्रेंट नहीं है, वो आपके पास फायर फाइटर नहीं है। एक फायर फाइटर सबको रखना होता है। हाँ, कोई नहीं है जो स्पेशलिस्ट हो इस तमाम से सिचुएशन को डील करने का, जिसको पता हो कि करना क्या है। किसी को पता ही नहीं है। जो आम दुकानदार बैठा हुआ है वो बेचारा सिलेंडर निकाल के अगर चला भी देगा, और सिलेंडर वो इस काबिल है कि इस आग पे चले या नहीं है, ये कौन बताएगा? कुछ पता ही नहीं है। कुछ इंतजामिया का कोई पता ही नहीं, बेहंगम मामला चल रहे हैं। फायर प्रिवेंशन का किसी को कुछ नहीं पता, फायर फाइटिंग की तरफ लगे हुए। जिस रात आग लगी थी, अब आग बढ़ गई, अंदर से राब्ते तो किए होंगे लोगों ने अपने लोगों से? किए हैं, क्यों नहीं किए? वॉइस मैसेजेस किए हैं, वीडियोस बना के दिए हैं कि हम फंस गए हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। लेकिन जो लोग बाहर तो बेचारे क्या करते, वो क्या करते, वो भी बेबस थे ना। मैंने आपको बताया जब आग लगी तो अम्मा टावर्स वाले, मोबाइल मार्केट वाले, जो करीब करीब की मार्केट्स हैं, जो इसके पीछे गुल तिजारा है, दूसरी जो मार्केट्स हैं, वहाँ के लोग पहुँचे ना मदद के लिए। उन्होंने कुछ कोशिश की, लेकिन उनके आने से क्या हो गया कि ट्रैफिक जैम हो गया। सही है। सब आए मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ियों पे, चारों तरफ लगा दिए और खड़े हो गए। उनकी इंटेंशन पे कोई शक नहीं है, उन्होंने मदद करना चाहिए। आए थे, लेकिन मालूम ही नहीं ना मदद कैसे करनी है। वही बात है ना, उनको क्या पता। अब वो तो आ गए, उस वक्त जज्बात भी ऐसे होते हैं। अगर फायर ब्रिगेड आ भी जाए तो हमने आम हालात में ये देखा है कि अगर आपकी और मेरी शॉप है तो मैं बोलूँगा मेरी शॉप पे पानी फेंको, आप बोलोगे मेरी शॉप पे पानी। यही हो रहा था उस रात, उस वक्त भी यही हो रहा था। क्योंकि चीफ फायर फाइटर हुमायूं साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो जगह ही नहीं मिली जाने की। ऐसा ही है, ऐसे ही है। टैंकर्स खड़े रहे, टैंक आग अगर 10:15 बजे का भी टाइम है, 10:30 बजे का भी टाइम है वहाँ पे फायर टेंडर्स के रिस्पांस करने का, तो टैंकर आ रहे हैं रात 2-2:30 बजे। बड़ी बात है। स्नाकल आ गई, स्नाकल आके करेगी क्या? हाँ, स्नाकल सिर्फ पानी फेंकती है, फिर नीचे उतर जाती है, फिर वो बैठी हुई कि मुझे कोई रिफ्यूल करे, फिर रिफिल करे, मैं फिर ऊपर जाके पानी फेंकूँ। अच्छा, अब वो पानी फेंक रही है तो एक खिड़की पे फेंक रही है, मतलब पौधों की तरह पानी डाल रहे थे। ऐसा ही है ना, इंसानी जाने अंदर जल रही थी। मुझे बताएं शामिर भाई, इतना बड़ा शहर, गाड़ी आती है आग बुझाने के लिए, पानी खत्म हो जाता फिर जाती है, मतलब क्या गेम चल रहा था? मतलब किसी को तो सीरियस लेना था इस मामले को यार। असल में तो बात यही है ना कि बस हमारी हुकूमत का को सोचने वाली बात है। अब क्या बोले, अल्फाज तो बहुत बुरे बुरे निकलते हैं मुंह से, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, हालात ऐसे। अब हुकूमत की सोचने की बात है यार। ये हमारा शहर है, करोड़ों की आबादी है, यहाँ पे हाइड्रेंट्स 28 हैं। बिल्कुल, मतलब हाइड्रेंट्स नहीं, फायर फाइटर्स के जो स्टेशन हैं 28 हैं, और 1200 का अमला है। और अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि अगर सदर फायर स्टेशन से कोई आ भी गया तो दूसरे फायर स्टेशन का कोई जब बंदा आएगा उसको आने में कितना, हमारी सड़कों की हालत है कहीं पहुंचने वाली। आप छोटी गाड़ी पे नहीं पहुंच सकते यार, ऐसे ही है। आप वो इतना बड़ा फायर टेंडर लेके कहाँ पहुंचोगे? तो मतलब इतनी बद इंतज़ामी है इस शहर में कि खुदा ना खास्ता कहीं पे भी कुछ हो गया तो आप समझ लो आप अल्लाह के आसरे पे हो। 2 जगह आग लग जाती तो फिर उसके बाद तो इन्होंने ऐसी बस 2 जगह, अरे 7 वाली बिल्डिंग पे लग जाती है, अगर कुछ भी नहीं होता। आप
छोड़ दें कि आप कुछ आपको मिलता उसके अतराफ में। इसकी साथ वाली बिल्डिंग जो है रिम्पा प्लाजा, वहाँ उसको एनओसी नहीं मिल रही थी, उसको एनओसी नहीं मिल रही थी, उनके पास कुछ नहीं था, फायर फाइटिंग के कुछ नहीं था। और वहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ पे भी केमिकल्स और ये सब कुछ इतनी तादाद में है कि अगर वहाँ आग लग जाती ना तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर सानिया बल्दिया एमक्यूएम से कनेक्ट करता है ना तो ये सानिया जो है वो पीपल्स पार्टी को ले डूबता। अच्छा, और अभी भी होना यही चाहिए। आपने एक बात की थी, मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे ये देखा था, जिस दिन आग लगी आपने कहा कि सानिया बल्दिया एमक्यूएम के नाम और सानिया गुल प्लाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम। हाँ जी, इस पर क्या कहेंगे? यार आप ये देखें ना कि वो भी एक बड़ा सानिया था। हाँ, 264 लोग गए, इतने लोग गए, इतनी बड़ी सनत थी वो जल गई। बाद में फिर नाम आते रहे, ये था मुलविस, ये था मुलविस, ये था मुलविस, भत्ते का किरदार आ गया। यार यहाँ से भी टैक्स लिया जा रहा है ना, बड़ा टैक्स जा रहा है, उस टैक्स के बदले कुछ मिल नहीं रहा। टैक्स को आप क्या काउंट करेंगे? कुछ भी टैक्स कोई जो बंदा दे रहा है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप बदले में कुछ दे नहीं रहे, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? भत्ता ही बोलूँगा ना यार। हाँ, भत्ते की यही है ना, आप उसको लीगल वे में टैक्स कह दो, मैं आपसे टैक्स, आप मुझसे पैसे भी ले रहे हो, आप मुझे बदले में कुछ दे भी नहीं रहे। तो ये वही हो गया जो जैसे उन्होंने बता मांगा था और इन्होंने टैक्स मांगा, इन्होंने यहाँ से टैक्स तो दे रहे हैं ना यार। ये तो मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कराची के ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हैं। 80% पाकिस्तान सही है, का टैक्स देते हम कराची इसी बात पे उछलता है ना कि हम पूरे मुल्क को पाल लें। ऐसे ही है, ये ऐसा ही है, हमारे ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, टैक्स के बदले में ये मिल रहा है उनको। लाशें जिंदा जलते हुए लोग जो देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे बताएं कि शामिर भाई, जब लाशें निकालने का अमल शुरू हुआ, वो क्या अमल था, वो क्या टाइम था और किस तरीके से, क्योंकि लाशें तो थी नहीं, इंसान तो बचे नहीं। आज़ाद है ना। अब उसमें अब बातें आप खुलवा रहे हैं तो सुने, उसमें क्या था? लाशें निकालने, जो इदारे लाशें निकालने, रेस्क्यू के एहलकार जो भी हैं वहाँ पे, जिनको हमने बड़ा हम फायर फाइटर्स पे नहीं बात कर रहे, हम उन एहलकारों पे बात नहीं कर रहे जो जा रहे हैं अंदर, उनको सलाम है, उनको सलाम है। वो एक मखदूश जगह पे घुस रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं ना, उनका काम है। कभी भी मुनद्दम हो जाए, उनका एक बंदा शहीद भी हो गया, उसके बावजूद वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे। उस वक्त से हम देख रहे हैं कि आज तक वो लगे हुए हैं, सुबह शाम वही है। लेकिन उनको आपने ये बताया ही नहीं है कि वहाँ जाने के बाद अगर कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसको कलेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये क्या वो बेचारे उठा रहे हैं, कपड़े में डाल रहे हैं, कपड़े की पोटली बन रही है, इंसानी हड्डियाँ और जो भी लोथड़े मिल रहे हैं, जले हुए सोख्ता लाशें जिनको हम कहते हैं, वो वहाँ से जो मिल रही हैं उनको वो उठा रहे हैं, बेचारे उठा के कपड़े में डाल रहे हैं और डाल के उसको अस्पताल तक पहुँचा रहे हैं, मेडिकल टीम के पास। तो वहाँ से ये सवाल उठा कि भाई ये किस तरह ला रहे हो, इसको तरीके से तो लाओ कम से कम। मतलब जो डीएनए अगर या कोई चीज़ साबित भी है तो वो तो कपड़े के साथ ही लगी रह जाएगी। सही है, हमें जो सैंपल लेने कहाँ लेने, क्योंकि बेशतर लाशें या बेशतर आज़ा तो ऐसे थे या बेशतर हड्डियाँ तो ऐसे थे जिनको हाथ लगाने से सुरमा बन रहे थे। इंसानी वजूद ही मिट गया उस जगह से कि यहाँ पर इतने सारे लोग थे। बिल्कुल। और जब आप अंदर गए होंगे इमारत के बुझने के बाद, आप क्या मंजर देखते हैं? क्या तबाही है ना, तबाही है। कोई ऐसी जगह नहीं है। हम तो गए भी कुछ एक महदूद मुकाम तक गए, यकीनी तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि मखदूश है इमारत, तो जाते हुए बहुत खौफ आ रहा है। ऐसे ही अभी तक वहाँ पे इतना धुआं है, इतनी तपिश है, इतनी हीट है कि वहाँ पे अभी भी जाना नामुमकिन के करीब है। अभी भी वहाँ पे इतनी हीट है, तो वहाँ पे इतना सब कुछ जल गया है। दुकानें जो बंद हैं वो अंदर से जल गई हैं, जो खुली हैं वो तमाम तर जल गई हैं। मतलब वहाँ पे आपको राख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग थे? यार यकीनी तौर पे थे, लोग थे, अच्छे खासे थे, और लोग होते हैं वहाँ पे। चीखें आ रही थी जब आप लोग वहाँ मौजूद थे क्या? हम लोग जब वहाँ पे गए तो यकीनी तौर पे लोग, ऐसा तो नहीं है कि हमें बाहर तक आवाज़ें आ रही हों, लेकिन जो लोग बाहर खड़े थे वो यकीनी तौर पे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि फ़लानी पॉइंट पे हमारा फ़लाना बंदा है, और उनको लोग रोक रहे थे। जाहिर सी बात है, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी, किसी की बेगम होगी, वो कोशिश कर रहे थे उस जानिब जाने की, लेकिन हर मुकाम से ऐसे आग निकल रही थी बाहर, ऐसे आग के शोले निकल रहे थे
कि करीब जाना भी मुश्किल था, अंदर जाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक फैमिली के कितने कितने लोग इस सानहे के अंदर वो मिसिंग भी हैं या तो शहीद हो गए? मिसिंग पर्सन की भी एक कहानी है। मिसिंग पर्सन भी रोज बढ़ते रहे। पहले इंतजामिया ने बोला कि 86 हैं, अब रिवर्स हो के 77 पे आ गए। तो उसमें कहीं कहते हैं कि कुछ नाम 2 बार लिख दिए गए, कुछ गलतियां हो गई, गिनतियों में किए जा रहे हैं हाँ, पूरे। हाँ, तो वो मिसिंग पर्सन तो वैसे 77 है। फैमिलीज की बात की जाए ना तो फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन हैं 2-3 फैमिली ऐसे हैं जो पूरा घर है, पूरा घर है, मियाँ बीवी भी है, उनके बच्चे भी हैं। किसी का शौहर बाहर आ गया तो वो बेगम अपने बच्चों के साथ अंदर है। अल्लाह अकबर। कोई खातून बाहर खड़ी है तो उनकी बेटी अंदर है जी। इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे आए हुए हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं, वो अंदर क्योंकि मैं जल गए बेचारे। जो वहाँ पर मौजूद एक शख्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी फैमिली को झूठ कह रहा हूँ, मैं तो बता ही नहीं रहा हूँ कि कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले 3 दिन से, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद था वहाँ पे जो इनको तसल्ली दे सके या इनको इनसे बात कर सके? क्योंकि मेयर साहब तो मेरे ख्याल से 23 घंटे बाद वो वहाँ पहुँचे और वज़ीर आला साहब 18 घंटे बाद पहुँचे। यार ये वैसे क्या बोले, अफसोस का मुकाम है बस। मेयर कराची जिनको पहले ही पता उनके ऊपर कितनी तनकीद होती है। हाँ बिल्कुल सही है, हर मामले में उनके ऊपर तनकीद होती है, क्योंकि शहर का हाल ऐसा हुआ है ना यार। बदतरीन दौरे इक़्तिदार कह रहे हैं उनका बतौर मेयर। बिल्कुल, तो उनको तो वहाँ का वो किसी भी शहर में थे, कराची में नहीं थे, किसी भी शहर में थे। इस्लामाबाद में कॉफी शॉप पे स्पॉट किए उनकी पिक्चर्स आ रही हैं। हाँ। अब वो पिक्चर्स अभी की हैं, बात पहले की कुछ नहीं पता, लेकिन वो कराची में नहीं थे बेसिकली, कहीं पे भी थे। तो उनका सफ़र का वक्त 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, फ्लाइट लेने में यहाँ पहुँचने में 5 घंटे हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको पहुँचना चाहिए था। जब उन्होंने इंटेंसिटी देख ली थी सानिया की, जब एक पुलिस का SSP DIG आगे भी खड़ा हो गया वहाँ पे कि यार ये सानिया कोई बड़ा वाक़या हो गया, ये अब ये वाक़या नहीं रहा, ये सानिया बन गया। सही है। तमाम तो ये DC ऑफिस साथ है, DC हाउस साथ है, DC निकल के खुद वहाँ पे खड़ा हुआ है, भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, किसी तरह मेहनत कर रहे हैं। तो यार उनको भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह कोई नई बात तो नहीं है ना। कौन आता है पूछने? हाँ ऐसे ही कौन आता है यहाँ? तो वो फायर फाइटर्स होते हैं, चीफ फायर ऑफिसर होता है, बस उसी की हद तक जो है वो काम चलता रहता है, खींचते रहते हैं काम। ये लोग तब आते हैं, हमारे हुक्मरान तब आते हैं जब ये देखते हैं मामला सेटल हो चुका है। हाँ, जूते नहीं पड़ेंगे जो ऐसी है। अभी भी आया वहाँ पे, थोड़ी बहुत इनको रिटेलिएशन का सामना हुआ, लोगों ने नारेबाजी की, सब कुछ। ये लोगों का गुस्सा है, जाहिर सी बात है, गम गुस्सा है ना, किसी का प्यारा मर गया यार, वो आपको फूल थोड़ी फैलाएगा। अभी तो लोग लाशों का इंतजार कर रहे थे कि जिंदा नहीं लाश बाहर आ जाए, और वो भी कहाँ, आज़ा बाहर आ रहा है। ऐसा ही है, कुछ हड्डियां हैं जो कि प्यालों में रखी हुई हैं, हाँ, जिनके बारे में आखिर में बोला जाएगा यार ये हड्डियां आपके भाई की हैं, ये हड्डियां आपके वालिद की हैं। अब जो बोल देगा वो आप सुन के ले जाओगे, और आपको पता ही नहीं है कि नहीं है। बस अब दिल को सहारा देंगे ना यार। चले यार, हो गया। ये बात ये है कि अब दिल अगर आप पत्थर भी कर लो ना, तो ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है ना। हाँ, मैं इसी पे आता हूँ कि कराची में अगर मैं पिछले 3 सालों की भी बात करूँ, मैं ज़्यादा 10 साल पे तो जा ही नहीं रहा, 20 साल पे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। अर्शी मॉल, आप हम साथ ही खड़े थे, RJ मॉल, कोऑपरेटिव मार्केट, टिम्बर मार्केट, फिर अब ये उससे सबसे बड़ा वाक़या बल्दिया फैक्ट्री के बाद अगर कराची में कहा जाए, बल्दिया फैक्ट्री में तो आप कैसा देखते हैं बल्दिया फैक्ट्री में, और इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? यार बल्दिया फैक्ट्री में जो है ना, उस वक्त MQM ताकत में तो थी ना, उस वक्त उनका जोर था, उस वक्त वो काम भी करते थे। तो उस वक्त उन लोगों के जो कारकुनान थे वो वहाँ पे काम भी कर रहे थे। सही है, सही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी कर रहे थे, लोग निकल भी रहे थे। लेकिन ये आग उस आग से यूं डिफरेंट है कि यहाँ पे चीज़ें ऐसी थीं, अंदर मटेरियल ऐसा था या अंदर सामान ऐसा था जो आग को फैलने में मदद करता रहा, करता रहा। बल्दिया फैक्ट्री के अंदर तो केमिकल फेंका गया, तखरीबकारी वाला मामला था, वो तो दूसरा मामला था ना। तो वहाँ पे तो मतलब सबको ये तो पता था कम से कम कि उस वक्त कम से कम ये पता था कि अंदर जा रहे हैं, अंदर तो हमें पता है अंदर ये है। सही है, फैक्ट्री के मालिक ने बता दिया अंदर कुछ भी XYZ चीज़ हमारी बनती है और अंदर मशीनरी है, बस। सही है।
यहाँ तो आप कोई बताने वाला ही नहीं था ना। अगर किसी ने बताना था तो अंदर था, बाकी किसी ने बताना था तो इंतज़ामिया थी। अब वो बताए कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कैसे चल रही है, तो वहाँ पे लोग रसाई हासिल करने। बल्दिया में तो चलो लोग पहुँच रहे थे, आपने भी देखा, हम भी वहाँ हाँ। थे कि लोग जली हुई हालत में निकल रहे थे। सबसे बड़ा फर्क यही था ना कि यहाँ कोई निकला? यहाँ तो बचा ही नहीं ना। बल्दिया फैक्ट्री में सबसे बड़ा फर्क यह था कि कम से कम बॉडीज तो बाहर आ रही थी, कि किसी को आसरा था कि अपने प्यारे को मैं दफन करने जा रहा हूँ दफन तो तो कर वो दूंगा वहाँ कम से कम। मौजूद है। यहाँ तो आज़ा लेके जा रहे हैं वो, अल्लाह माफ़ करे, वो जो जिसको कहते हैं कि चलता हुआ इंसान आया और थैले में लेके गए। ये बहुत बड़ा फ़र्क था। मैं आग की तरफ आता हूँ कि ये क्या मसला है। कराची में मुतअद्दिद आग लगी और आग बुझती तब है जब सारा मटेरियल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनका तो काम ही नहीं बुझाना। ये क्या मामला है? यार जैसे मैंने आपको बोला ना कि इतने एफिशिएंट नहीं है, इतने अहल नहीं है, या फिर इनको इतनी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। अब रेस्क्यू 1112 के जो बेशतर एहलकार हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। सही है। सही है, उनके इतने अलाउंसेस ही नहीं है। बंदा अगर मर भी जाए उनका, खुदा ना खास्ता, तो उसको 10 से 15 लाख रुपए हुज्जत करके कोशिश करके मिल जाते हैं उसके घर वालों को। सही है। एक तो ये भी वजह है। फायर फाइटर्स जो हैं वो आए दिन, जो केएमसी के फायर फाइटर्स हैं, हाँ, वो आए दिन तनख्वाह के अपने लिए रोते ना। अलाउंसेस के लिए, तनख्वाहों ऐसे के ही। लिए बेचारे रोते मरते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों का इन हालात में काम करना वाकई में हैट्स ऑफ, कि ये काम कर रहे हैं, इन हालात में काम कर रहे हैं अपनी जान पर खेल के। अब इनको इक्विप्ड करना किसका काम है? हमारी हुकूमत का ना। हमारी हुकूमत का काम है, इनको इक्विप्ड करें, इनको सेव करें। भाई फायर ब्रिगेड है, फौज के बाद ब्रिगेड इनके पास है, और किसके पास है ब्रिगेड? हाँ, ऐसे ही है। सही है, इनके पास है ना। आपने इनको इतना लावारिस छोड़ा हुआ है कि ये बेचारे एक कैप पहनते हैं, एक बूट पहनते हैं और चले जाते हैं आग बुझाने के लिए। फुरकान बेचारा जो मरा, उस वो क्या पहना हुआ कैसे था? क्या हुआ था उसके साथ, फुरकान के साथ? कुछ नहीं, वो यंग लड़का था, थोड़ा एक्टिव था। उसने कोशिश की किसी तरह जाके मैं जाऊं अंदर, क्योंकि फायर फाइटर्स को हम देख रहे थे कि उनकी कोशिश थी यार कि हम जाएं अंदर, किसी तरह निकाल लें, किसी को निकालें। जो वेलफेयर के एहलकार खड़े थे उनकी भी ये कोशिश थी कि हम किसी तरह जाएं अंदर, कोई रास्ता बनाएं, वो भागे। सारे हम उनको देख रहे थे कि उधर भाग रहे थे, लेकिन आग के शोले इतने थे ना कि कोई जा नहीं सकता था। रास्ते बनते, किसी एक रास्ता लोग जो अंदर मौजूद थे वो तोड़ के बाहर निकले, जो ग्रिल और उन पे लॉक थे वो किसी तरह तोड़ के निकले। तो यार मतलब जो अंदर लोग थे वो कितने जमा हुए होंगे जिन्होंने तोड़ा होगा फिर निकले होंगे। लोहे की जाली तोड़ दी तो मतलब एक फोर्स लगी होगी ना। अब इससे अंदाजा लगाए अंदर लोग तो थे ना, दैट मीन्स के अंदर लोग अच्छे खासे थे। सही है। जिन्होंने इतनी जान भी लगाई। बाकी जो फंस गए वो तो बेचारे फंस गए, नाहक फंस गए। अब बाहर ये जो लोग थे इन्होंने कोशिश की, फुरकान भी उन्हीं में से एक था ना जिसने बेचारे ने थोड़ी सी आग बुझी हुई देखी, उसने बोला मैं और अंदर जाता हूँ, ठीक है, और अंदर एक्सेस हासिल करता हूँ और अंदर पानी पहुंचाता हूँ। थोड़ा सा अंदर गया, उसके साथ उसके पीछे सपोर्ट में बंदा खड़ा था। मखदूश तो करार दे दिया था ना, रात ही इमारत को मखदूश करार दे दिया था, क्योंकि जल रही थी, वो सब सरिये पिघल पूरे गए वक्त आग लगी हुई थी और इतनी शिद्दत की आग थी कि रात को उसके पिलर झड़ना शुरू हो गए थे। बिल्कुल। इन्होंने देख के जब भी मखदूश करार दिया ना, जगह भी अपनी छोड़ दी थी। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग फुरकान ने कोशिश की और उस कोशिश के दौरान ही मलबा ऊपर गिर गया। वो बेचारा दब के मरा ना, दब के मरा। इमारत की हालत जैसी भी हो, उसने अपनी जान पे खेलकर कोशिश तो की उसने। लेकिन अगर उसकी ज़रा सी ट्रेनिंग अच्छी होती, अगर उसे उतना वेल इक्विप्ड किया होता कि कोई कॉस्ट्यूम होता, या फिर वो उस मुकाम से पहुंचने से पहले अपने आप को सेव कर लेता, या उसको कोई ट्रेन करते, तो यकीनी तौर पर उसे पता होता है मखदूश, अगर मखदूश इमारत है उसके इस जानिब से नहीं जाना, मुझे इस जानिब से जाना चाहिए। कोई अच्छा, लेकिन कुछ है ही नहीं, कुछ मैप था कि किस सिमत में, कि इनके पास कोई मैप हो, कोई इंतजामिया जो मेंटेनेंस लेती थी, जो ये मेंटेनेंस था, कुछ मैप बनाया था, या फिर ऐसे ही बस सब चले जा रहा है, उनको मालूम नहीं? क्योंकि सारे ये आपके तनवीर पास्ता तो मौजूद थे ना वहाँ पे, इन्होंने भी नहीं बताया कि यार इधर से जाओ, इधर से कोशिश करो। तनवीर पास्ता में दिखे थे बेचारे सहारा लेते हुए रोते हुए आए कहीं पे, एक चैनल पे जाके उन्होंने बताया कि लोग बोल रहे थे कि लोगों को बचा लो, लोग बच जाएं, सामान तो फिर बन जाएगा। उनसे भी यही पूछना था कि भाई अंदर जो इतना सामान था वो सामान आया कैसे था अंदर? तुम तो इंतज़ामिया हो ना, तुम्हारा ही तो काम था। जहाँ 1029 दुकानों की जगह थी वहाँ 1200 दुकानें हो गई थी, तुम्हारी मर्जी से हुई थी।
इतनी दुकान थी कि उस दुकान पे 2 लोग खड़े हो जाएं सेल्समैन, तो जो खरीदारी के लिए आएगा वो बाहर खड़ा होगा। हाँ मतलब छोटी छोटी बिल्कुल जगह ही नहीं थी, कंजेस्टेड पूरा एरिया था। सही है। ऐसे ही है। पूरे पूरे गुल प्लाजा का यही हाल था ना, तकरीबन गुल प्लाजा का यही हाल था। तो भाई बस अब मैं क्या बोलूँ, सबकी गलतियां हैं। अब वो बेचारे मर गए, उनके लोग मर गए, उनके साथ दिली अफसोस भी है, दिली हमदर्दी भी है, और यकीनी तौर पे हम उनके साथ हैं। लेकिन भाई गलती है, ये गलती है इंतज़ामिया की, मार्केट इंतज़ामिया की गलती है। अब वो अपने जान नहीं छुड़ा सकते, अपने हाथ नहीं धो सकते रोने धोने से ना। उनको बिल्कुल। अगर JIT बनती है तो फिर सबको ही इसमें इंक्लूड किया जाए ना, कि सारे तुम लोग कहाँ थे। चलो ठीक है, हर चीज गवर्नमेंट पे भी डालना, कि गवर्नमेंट की तो हम बद इंतजामी है ही ना। हर इंसान अपनी गवर्नमेंट का तो याद हो गया ना हमें आपको, हाँ, कि इन्होंने कुछ नहीं आप करना। और हम अपनी मदद आप खुद ही कर रहे हैं ना, बस ऐसे ही है। ऐसा ही है। यहाँ पे भी यही है ना, इनको भी, ताजिरों को भी हमारे पता है ना। ताजिर पहली बार रो रहे हैं, कोऑपरेटिव मार्केट में भी तो रोए ना बेचारे, RJ मॉल में भी तो रोए ना। क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। खुद ही करना है, जब पता है खुद करना है तो खुद क्यों नहीं करते भाई? शामिर भाई, आग लग रही थी, लोग अंदर फंसे हुए थे। मेयर साहब कह रहे हैं कि हमें अभी लोगों को बचाना है। SBCA उसी बीच में एक फहरिस्त भेजता है जिसमें वो इमारत का कुल चट्टा भेज देता है, जिसमें वो कहता है कि गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई। 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई, पार्किंग एरिया में दुकानें बनी, छत को पार्किंग एरिया में तब्दील किया गया। 2003 में गुल प्लाजा में इजाफी मंजिल बनाई गई। गुल प्लाजा के मालिक ने 14 अप्रैल 2013 को कॉम्प्लेक्स हासिल किया था। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानें होनी चाहिए, और नक्शे के खिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें। अब इसको क्या कहेंगे कि वहां आग लग रही है, लोग जल रहे हैं, और ये एक फहरिस्त क्यों इस वक्त का क्या काम? ये तो सारा बाद में होता ना। अच्छा, फहरिस्त देने का क्या फायदा? ये काम जब हो रहा था तब रोकना किसका काम था? इन्हीं का काम था ना। ये क्या कर रहे थे भाई? ये तो कहना बड़ा आसान है कि यार इन्होंने ये कर लिया था, इन्होंने ये कर लिया था, इन्होंने ये कर लिया था। अगर वहाँ पे कोई काम गलत हो रहा था तो भाई रोकना किसका काम है? इसी हुकूमत का काम है ना, इन्हीं इदारों का काम है ना। ये क्या कर रहे थे? इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि अगर ये यहाँ पे आग बुझाने के हालात नहीं थे भाई, इनकी गफलत थी, मान लिया गफलत थी, उस पे आगे इनको चालान कितना किया? किसने चालान किया इस पे? कुछ भी नहीं। वो किसी अभी ने कह रहे पूछा हैं, आगे? अभी उन्होंने ये कहा है कि आपने तमाम 3 दिन का वक्त देते हैं, तमाम जो आपके मॉल्स है उसमें आपने फायर सेफ्टी सिस्टम करना इस पे भी कुछ नहीं होगा भाई, इस पे भी पैसे बना के छोड़ दिया जाएगा। यही होगा, यही होता है। बिल्डिंगें गिरती हैं, बड़ी बड़ी गैर कानूनी तामीरात जो होती हैं गिरती हैं, उसके बाद क्या होता है? पूरे इलाके में एक सर्वे होता है, पूरे इलाके में डंडा चलता है कि इजाफी जिसने बनाया होगा उसको हम तोड़ देंगे। 5-6 तोड़ दें, बाकी सबसे सेटरिंग होती है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं, मर जाओ। की जो बिल्डिंग गिरी उसके बाद सबने एकदम उधमदार ये गिरा देंगे वो गिरा देंगे, अब सब खामोश। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग सील कर दी हैं कि आपके पास फायर एग्जिट नहीं है, आपके पास आग बुझाने के आपने हालात नहीं लगाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ताजरों से राब्ते भी किए जा रहे हैं, कर लो, मोहलत दे रहे हैं 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की। उसके बाद क्या होगा? कौन आएगा पूछने? एक और आने का वेट कर लेंगे भाईजान, कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं शामिर भाई कि आपको क्या लगता है, आप इसको कंटिन्यूसली कवर कर रहे हैं, आपने शहर कराची में मुताद्दिद आग कवर की, हर चीज़ आपने सिरे से मामले को देखा है, क्या ये प्री प्लान गेम है या ये साफ बात है? क्या ये प्री प्लान है या ये इंतज़ामी गफलत है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने का, हाई राइज बिल्डिंग बनाने का भी खदशा है कि यहाँ पे। अफसोस के साथ हम ये देखते हैं, अफसोस के साथ, कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं ना, बेशक प्री प्लान ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आग जो है वो किसी ने लगाई है। ये यकीनी बात है कि इंक्वायरी होगी, उसमें कहीं साबित किसी ने कर दिया तो हो गया। बाकी आपको ही पता है कि कमेटियों का क्या हाल है, और वो कितनी, उन पे कितना दबाव होता है, कितना नहीं होता, हमें आपको सबको पता है। ऐसे ही है। तो जो हकायक होंगे, उम्मीद तो है, इस बार लग भी रहा है कि कुछ ना कुछ हकायक सामने आएंगे, जो कसूरवार हैं उनको कसूरवार ठहराया जाएगा, इस बार लग रहा है। कौन किस किस के नाम आते दिख रहे हैं? यार एक तो यही इंतज़ामिया, जो गुल प्लाजा की इंतज़ामिया है, और साथ साथ इस बार हमें ये लग रहा है कि जो दीगर इदारों का रिस्पॉन्स है ना, उनको भी, जिनकी गफलत है, जिन्होंने चेक नहीं रखा उनको भी, और साथ साथ इनके सरबराह को भी कहीं ना कहीं इस बार जो है वो हल्का फुल्का इल्ज़ाम दिया जाएगा, हमें ये लग रहा है। अब की बार तोपों का रुख मेयर साहब के ऊपर भी होगा? यार होगा, लग ये रहा है।
होगा। अब अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं उससे ये लग रहा है, क्योंकि देखें ना गलती सबकी आ रही है ना। अब आप देखें कि कमांड एंड कंट्रोल के जब कैमरे चेक करने जा रहे हैं, मेयर साहब खुद सीपीओ ऑफिस जा रहे हैं कि भाई हम मुझे उस जानिब की वीडियो दिखा दें जहाँ पे बिल्डिंग गिरी है, कैमरे ख़राब हैं। अच्छा, कैमरे ख़राब हैं। चलो वो अगर अपने तौर पे कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं देखूं तो सही कि मेरे फायर फाइटर्स कब पहुंचे, कैमरों से जाके देख लूं, अब कैमरे ख़राब हैं। अब किसकी गफलत, अब आप पुलिस को पकड़ोगे? हाँ, अब कुछ ना कुछ अब इल्ज़ाम बर इल्ज़ाम ऐसे ही चलता जाएगा। ये तो चेंज चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो देखें, ईमानदारी की बात तो यही है ना कि जब सरबराह सख्त होगा तो नीचे का कहा यही जाता है, नीचे की पूरी चेन खुद अपने अलफ हो जाएगी, खुद सीधा होना शुरू हो जाएगी। अगर मेयर कराची ने इंतज़ामात सही रखे होते या सिंध हुकूमत ने इंतज़ामात सही रखे होते तो फिर नीचे तक मामला सही होते हैं ना। इंतज़ामी गफलत तो है ना यार। हाँ, अगर टीम्स नहीं पहुंच रही हैं, टीम पहुंच के इतनी एग्लिजिबल नहीं है कि कहीं पे वो जो उनका काम है वो सही से कर पाएँ, तो यार वो सरबराह का ही काम है ना उनको ट्रेन कराना, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, उनको इतना इक्विप्ड करना, ये सब ऊपर हुक्मरानों के काम है ना। अगर वहाँ तक जिम्मेदारी नहीं आयद की जाएगी ना अभी भी, तो भाई फिर अफसोस का कहना पड़ता है, ऐसे ही सानिया फिर होगा, फिर जलेंगे, फिर मरेंगे और कोई इसका रिजल्ट नहीं। अल्लाह ना करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको थोड़ी सी इबरत आ जाए इस मामले से। इस पे बताएं कि ये क्या इस इमारत का अब क्या बनेगा, होगा क्या अब इसको, क्योंकि अब अभी भी इसमें से आपने पहले भी सवाल पूछा था करीम, होता पता है क्या है, अपॉर्चुनिस्ट तो होते हैं देखें लोग, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ऐसे मुकाम पे बहुत सारे लोग जो है ना, जहाँ लोग आते हैं आके बेचारे अपने प्यारों को मरते हुए देख रहे होते हैं ना, वहाँ बहुत सारे लोग आके सोच रहे होते हैं अब इस जगह का आगे क्या होगा, हमें अब इस जगह का आगे क्या करना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब इस जगह पे बोला तो यही जा रहा है कि ये गिरेगी, यकीनी तौर पे मखदूश होगी, ये दोबारा तो नहीं, मखदूश करार दे दिया, इसको ज़ीरो करके दोबारा बनाना पड़ेगा। अब इन मार्केटों के साथ ऊपर अपार्टमेंट्स बनते हैं या नहीं होते तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यकीनी तौर पे इसका खदशा ज़रूर जाहिर किया जा रहा है कि ये कोई ना कोई इससे फ़ायदा उठाएगा इस सानिए से, और फिर वो जो भी थोड़ा बहुत दुकानदारों के लिए करके और ऊपर अपना फ़ायदा उसका जो है वो चमकेगा। वो खैर ताजिर तो क्या यहाँ से हिलने की तैयारी नहीं है ना। हाँ, ऐसा ही वो तो ये कह रहे हैं यार, इतना पुरानी गुल प्लाजा, आपको ही पता है कि यार उस जगह की आप समझे पहचान है। हाँ, गुल प्लाजा पहचान है, हर बंदा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है गुल प्लाजा से। ऐसे ही है। सही है, हर बंदा छोटे से लेके बड़े तक हर बंदा किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। उस जगह को छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हम भी कभी गुजरेंगे तो उस जगह को, चाहे यहाँ पे 5 स्टार होटल भी बन जाए तो हम उसे गुल प्लाजा के नाम से ही पहचानते रहेंगे और इस सानिया को भी याद करते रहेंगे कि एक बदतरीन सानिया हुआ। तो वो यहाँ पे दुकानदार तो यही कहे, अभी तक यही है, हमारी कोई दुकानदारों से बात हुई वो यही कहते हैं कि यार हमारे प्यारे तो हमसे जाहिर सी बातें बिछड़ गए, अलग हो गए, सब हो गया, लेकिन अब हुकूमत के लिए मुंतज़र है, इंतज़ामिया के लिए मुंतज़र है कि वो उनको दोबारा उनकी जगह पे उनके ठिकाने पे उनको बिठाएगी या क्या करते हैं। अच्छा शामिर भाई, मुझे क्योंकि उस रात वो इतनी हैबतनाक रात थी कि उधर वहाँ रहना, खड़े रहना, एक खौफ आता होगा इंसान को, और उसके हवाले से थोड़ा सा मज़ीद बताएं कि क्या तासुरात थे और क्या देखते थे, बतौर रिपोर्टर आप वहाँ मौजूद थे। यार उस रात की बात करो ना तो उस रात सिर्फ तबाही थी और बेबसी थी। एक तरफ तबाही चल रही थी और सामने लोग बेबस खड़े हुए थे। उस बेबसी में सिर्फ वो लोग नहीं थे जिनके लोग अंदर मर रहे थे, वो लोग फायर फाइटर्स भी थे, वो भी बेबस थे आग के आगे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सही है। अब वहाँ से वीडियोस कैसी आई, हमने आपने सबने देखी ना कि ऊपर से लोग वीडियो बना रहे हैं, वो बेचारे इंतज़ार में थे ना कि मदद के लिए आएगा, अभी आग इतनी नहीं लगी, लेकिन वीडियो बनाने वाले का भी क्या हुआ होगा, उसने वीडियो भेज तो दी, उसके बाद वो बचा, वॉइस मैसेज आया किसी का कि मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, किसी का वॉइस मैसेज भी आया, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ फंस गया हूँ, बहुत बुरी आग लगी हुई है। उस बेचारा है क्या हुआ, मर गया ना। वहाँ पे हालत यही थी कि आग इतनी थी कि अगर कोई अंदर से चीख भी रहा होगा ना मुझे बचाओ, कोई पुकार भी रहा होगा ना, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इस नौयत की आग थी। 200 बंदे अगर अंदर फंसे भी थे तो कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुन नहीं सकता था। उस वक्त ऐसी सूरत हाल थी। उन 200 लोगों को बचाने के लिए, उन 200 लोगों को बचाने के लिए बाहर बेशक 2000 लोग खड़े हों, लेकिन वो 2000 लोग भी क्या थे,
तमाशाई थे ना, देख ही सकते थे। तमाशा ही बना हुआ था वहाँ। सब वहाँ खड़े होके देख रहे थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और मतलब अल्फाज नहीं मिलते कि जो लोग वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी नहीं इल्म था कि हम अगर पानी भी फेंक रहे हैं हाँ। तो वो सही जगह पहुँच भी रहा है, नहीं पहुँच रहा। किसी को उतार भी रहे हैं तो उतारते उतारते ज़ख्मी हो रहा है। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी लगाई, बंदे को उतारा, वो पहली मंजिल से गिर गया, उसकी अच्छा। टांग टूट गई। मतलब कुछ भी नहीं था, बस उठे और चल दिए। ऐसे ही है, किसी को कुछ नहीं पता था क्या करना है। जिसका जहाँ जोर चल रहा था वो चला रहा था। क़यामत थी भाई, क़यामत थी। अगर लोग अंदर सामने आपके जल रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। आप बचा नहीं पा रहे और सिर्फ देख ही सकते हैं ना, तो ये क़यामत से कम नहीं था। रैम जो थोड़ा बहुत क्लियर था ना, वो भी अब आंखों के सामने तबाह होता रहा, आंखों के सामने ही वो ब्लॉक होता रहा। जब आप स्पॉट पे पहुंचे तो आपने जब देखा इमारत पूरी जल चुकी थी या कुछ हिस्सा बाकी था? सिर्फ इमारत की छत बाकी दिख रही थी, जो आखिर वक्तों तक बाकी रही। गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें भी उतरी वहाँ से, लेकिन इमारत की छत के अलावा सब कुछ जल रहा था। इमारत की छत से भी अगर कुछ कोशिश की जाती ना, अगर कुछ कोशिश की जाती, अगर इतने ये अहल होते या इनको इक्विप किया होता, इतनी इनकी ट्रेनिंग होती कि भाई छत से भी कोशिश करो जाने की, तो शायद कोई बच जाता, शायद कोई रास्ता मिल जाता किसी को। दुनिया भर में तो जब आग लगती है तो हेलीकॉप्टर्स मंगवाए जाते हैं, पानी आसमान से पानी फेंका जाता है, कोशिश की जाती है कि इंसानी जान की बड़ी वैल्यू होती है ना। शैला रज़ा साहिबा खड़े होके ऐवान में कहती हैं कि दूसरे ममालिक में भी तो आग लगती है। और वुज़रा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहते हैं कि ये इक़्तिदार तो 35 साल से जमात इस्लामी के पास था, पीपल्स पार्टी ये MQM के पास था। तो इनसे सवाल कौन करेगा कि 17 साल से इक़्तिदार तो आपके पास था। यार बस हमारे हुक्मरानों का तो अल्लाह वारिस है। ये तो किसी की मौत का भी तमाशा बनाने में माशाल्लाह पूरे अहल हैं, ये इस चीज़ में पूरे अहल हैं। कोई मर जाएगा तो एक दूसरे को ब्लेम देते रहेंगे। अबे भाई, जब आग लगी तुम में से कौन आया था वहाँ पे? कोई भी नहीं था। कोई आया कि भाई हमारे लोग अंदर फंस गए हैं, हम आगे को मदद करते हैं? तुम्हारे बहुत सारे चेले चपाटे साथ घूमते हैं, जब तुम लोग सड़कों पे निकलते हो, लाते हैं ना उस फौज को, लाते हैं ना। इतने किसी का टाइगर है, किसी का ज्याला है, किसी के भाई हैं, सही है, ले आते हैं ना। वो सारे कहाँ थे? कोई भी नहीं। अरे भाई कुछ तो करते, आके कुछ तो कर लेते। किसी ने कुछ नहीं किया। अब वहाँ बैठ के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देते रहेंगे, भाई तुम्हारा इक़्तिदार था, तुम्हारा इक़्तिदार था, तुम कर लेते। किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। कोई एक भी कुछ कर लेता ना तो आज ये बच जाते भाई। किसी ने भी कुछ नहीं किया। MQM वालों ने क्या किया? MQM वाले तो अब तो कुछ करने काबिल नहीं रहे। हाँ, वो तो मतलब तो छोड़ ही दो ना, कुछ करने के काबिल रहे। उनके पास नशिस्तें हैं, वो कौमी सूबाई नशिस्तों के मालिक हैं इस शहर के, उनके पास मैंडेट है। वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? भाई जब जैसे जीतेंगे वैसे ही परफॉर्म करेंगे। असल बात यही है, असल चीज़ ही यही है। यहाँ पे हो ही रहा है ना, यहाँ पे हो यही रहा है। अगर मैं आपका जवाब दे हूँ तो मुझे आपकी फ़िक्र होगी ना। मैं आपका जवाब दे नहीं हूँ तो मुझे आपकी फ़िक्र क्यों होगी? बिल्कुल। मैं आपके वोट से आऊँगा तो मुझे आपकी फ़िक्र होगी ना। अब वहाँ पे यार छोड़ दो ना बाकी सबको। जो सदर के या एमेजना रोड के जो नुमाइंदे थे किसी भी पार्टी के, वो कहाँ थे सारे? वही नहीं थे, कोई भी नहीं था, वही नहीं थे, कोई पहुंचा ही नहीं। ये कहना ना कि कादिर पटेल साहब कह रहे हैं कि तुम थे, हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम थे, हाफिज साहब भी कह रहे हैं कि ये थे, वो भी स्पॉट पे पहुंच गए। सब एक दूसरे को कहते रहेंगे और यही होता है ना, हमेशा से ही होता है कि तुम थे, तुम थे, तुम थे। तीनों एक दूसरे की तरफ उंगली करके चौरंगी बना के आवाम को घुमा देते हैं। आवाम घूम के निकल जाती है बेचारी। आदि बोलेगी हाँ वो सही कह रहा, आदि बोलेगी वो सही कह रहा। आदि ये सब हैं भाई, ये सब हैं, ये सब थे और ये सब हैं। एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब इन सब का होगा तो कुछ होगा ना। इनको कोई पूछता ही नहीं है। शामिर भाई, इस शहर का ये अलमिया है कि अगर इस शहर का शहरी घर से निकलता है तो वो डंपर से बच जाए तो गनीमत, नहीं तो उसको एक गली में कोई चोर उचक्का कोई डाकू मार देगा और गोली मार के ख़त्म कर देगा एक महज कुछ हज़ार के मोबाइल के लिए। वहाँ से बच जाएगा तो वो गटर में गिर जाएगा और 14 घंटे उसकी लाश वहीं पड़ी रहेगी, वो निकालने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तो उसकी लाश बह जाएगी, वो मिलेगा ही नहीं। अभियान का वाक़या आपको पता है कि आज तक वो बच्चा नहीं मिला। नहीं मिला। कब तक इस शहर वाले इस तरीके से बर्दाश्त करते रहेंगे और क्या होगा?
बॉस बात ये है, हम तो इतने अरसे से हालात देख रहे हैं। हाँ, और बड़े करीब से देख रहे हैं। सही है, अगर यही चलता रहा ना, ये जो जिसको हम सिस्टम कहने लग गए हैं अब, यही तरीका चलता रहा ना, कभी सही नहीं होगा, कभी भी सही नहीं होगा। या तो फिर आवाम खुद से कुछ कर ले बाहर आ तो जाए। कुछ थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। MQM भी अगर कुछ कर रही थी अपने दौर में, थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर रही थी, आवाम थी ना साथ, आवाम थी ना साथ, जब भी हो रहा था भाई। जिसके साथ आवाम होती है ना, वहीं पे काम हो सकता है। इनको यहाँ आवाम को भरोसा ही नहीं है। आवाम को तो आप अभी बोलो कि हम रास्ता खोल लें, बाहर चले आओ, क्या बचेगा यहाँ पे? कोई भी नहीं रुकेगा। कोई नहीं बचेगा। तो हालात ऐसे पैदा कर दिए ना यार, शहर के हालात ऐसे पैदा कर दिए। ये जितने भी हैं, इनको अपनी कुर्सियों से प्यार है भाई। कोई एक जिम्मेदारी ले लेता ना यार, ये कहना तो बहुत आसान है, मैं गलती तस्लीम करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, फारिग उनको कर दो। हाँ, अली रज़ा के मामले में मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, और अगले दिन SSP फारिग हो गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो बड़ा इजी है भाई। मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना, सज़ा उनको दे दो यार। ये तो बड़ा इजी है करना। मेरी गलती है, मुझे माफ़ करो, मुझे सज़ा भी दो। माफ़ी तो तब मिलती है ना कि दोबारा ये ना हो। उसके बाद आज बंदा मरा है फेडरल बी एरिया में गिर के, नाले में गिर के मर गया। भाई ये अब इस पर कौन माफ़ी मांगेगा? पता नहीं, माफियों का सिलसिला चल रहा है। आवाम को माफ़ करने के बाद जान छूटेगी। ऐसी बात है। शामिर भाई, इख्तिताम की तरफ आएंगे। गुल प्लाजा पे मैं फिर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया है और इसको शायद भुलाना हमारे लिए, आपके लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप और हम सियासतदान वाला दिल नहीं रखते ना। अब मुझे बताएं कि इस इमारत का अब फ्यूचर क्या होगा? मज़ीद वहाँ से अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी और लाशें निकलेंगी? होना तो ये चाहिए, सख्त बात है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि इस इमारत को इसी हाल में छोड़ना चाहिए, ताकि इबरत का निशान बने। वो उन तमाम तर लोगों के लिए जो अभी बैठे हुए लोगों के सपोर्ट कर रहे हैं ना, किसी भी सूरत में, उनके लिए इबरत का निशान बनना चाहिए कि भाई ये देखो, ये इनके दौर में ये हुआ था। सही है, ऐसी है। हाँ। ये जो मरकज़ था शहर का, जो इस एमिजना रोड की पहचान थी, या फिर जो पूरे मुल्क में जहाँ से काम चलता था, वहाँ इनके होते हुए ये हाल हुआ था जगह का। ये बनना चाहिए। लेकिन यकीनी तौर पे जो लोग बेचारे नाहक मारे गए, उनके दिल पे बहुत सख्त गुजरेगी ये चीज़। हाँ, ना वो जब गुजरेंगे वहाँ से, जब देखेंगे, उनके वही यादें दोबारा ताज़ा होंगी। बल्दिया फैक्ट्री तो आज तक नहीं भूले। 264 लोग लुकमा अजल बन गए और वो निकल ही नहीं पाए बाहर, और जल के खाकस्तर हो गए, और वो आज तक नहीं भूले। और ये कराची की तारीख में ये सानिया भी लिख दिया गया है कि स्याह दिन 17 जनवरी का, कराची की तारीख में, कि एक और ऐसा स्याह दिन। और अफसोस की बात है कि हमने एक और ऐसा स्याह दिन देख लिया, क्योंकि आप बल्दिया फैक्ट्री, आप वहीं पर रहे, आपने देखा, यहाँ पर खड़े रहे, हम भी मामलात देखते रहे, और बेबसी का जो आलम था वो बड़ा बदतरीन मामला था। अच्छा, मुझे शामिल भाई, ये इस पे आते हैं हम कि 18,000 ऐसी सनतें, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर फायर एग्जिट, फायर सेफ्टी नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर एक बार ऐसा ही मामला हो गया कराची में, 2 जगहों में, 2 इंडस्ट्रीज़ में, क्या ये तैयार हैं? इनके पास तैयारी है? क्योंकि इतने सारे मामला हो गए, इन्होंने तैयारी नहीं की यार। थोड़ी सी ना इसमें दो तरफा बात है। जो इंडस्ट्री बना रहे हैं हम और आप ही है ना, आवाम में से ही है ना, ताजिर बरादरी है ना हमारी, उनकी भी तो कोई फ़र्ज़ है, वो ख़ुद से भी तो कुछ एहतियात करें। सही है, हम हुकूमत को बोलते हैं, लेकिन खुद अपनी भी कोई जिम्मेदारी है। और फिर जब ऐसी हुकूमत हो तो फिर तो अपनी जिम्मेदारी डबल हो जाती है भाई। हाँ जी, सही है। लोग जो असला लेके घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे, उनको पता है कोई नहीं बचाएगा, हमें खुद बचाना है अपनी मदद आपके तहत चल रही है। सही है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, जो हाई राइज बन रही हैं शहर में, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, चलो ये बात निकाल दो अपने दिमाग से कि किस तरह बन रही है हाई राइज, इनको कोई पूछ नहीं रहा कि भाई बना रहे हो तो कहाँ पैसे दे रहे हो, कितने दे रहे हो। वो करप्शन उसको छोड़ दो, भारी पैसा देके तो सब हो जाता है ना। सही है। उसको तो आप चलो, आप उसको भी छोड़ दो भाई, वो उसको सिस्टम का नाम दे के साइड पे कर दिया जाता है ना, भाई सिस्टम है, ये कह के साइड पे कर दिया जाता है। लेकिन आप खुद से भी तो कोई एहतियात कर सकते हो, नहीं होता, हम खुद से भी नहीं करते, हकीकत ये। उसके बाद हम नहीं करते, हमें इस चीज़ की सज़ा दें, वो सज़ा देने के लिए भी कोई राज़ी नहीं है। जिसका काम जो हुकूमत है, हुकूमत को करना है भाई। अगर आप इतनी सनतों का डाटा है आपके पास, तो आप दोनों को, आपने कितनों को चालान दिया भाई पैसे देके आप उनके नाम लगाएं ना, अखबार में दें उनके नाम आप टीवी पे दें, आप चलाएं कि भाई ये नहीं दे रहे, इनके पास इंतजाम नहीं है, हम इनको इतने का चालान दे रहे हैं।
हम इनको ये सज़ा दे रहे हैं। ताजिर तो कहते हैं हम देते हैं, लेकिन वो देने का तरीका आप जानते हैं ना, फिर वो क्या होता है। बस वो परसेंट अगर दे देंगे तो अलग बात है, अगर चालान दे देने का देंगे। तरीका होता है वो। आप जब किसी को सज़ा पे सज़ा देंगे ना तो एक वक्त आएगा भाई वो सीधा होगा, लेकिन सज़ा की जगह अगर आप उसको कोई रास्ता दे देंगे तो बस फिर वो कहाँ सीधा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है शामिर भाई, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और 17 जनवरी मैंने जैसा कि कहा कि ये सानिया कराची की स्याह तारीख में मज़ीद इजाफा है, क्योंकि इस शहर ने इस फहरिस्त देखी है स्याह तारीख की। शायद हमारे हुक्मरान इस बात को भूल चुके हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब वो लाठी पड़ती है तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। ये जो 60 से ज़ायद लोग ज़िंदा जल गए और इंतज़ामिया वहाँ खड़ी रही और देखती रही और कोई इंतज़ाम नहीं था, इनकी हाय और इनकी बदवा शायद इनके घरों तक भी जाएगी। और फिर अंदाज़ा होगा कि इस शहर के साथ जो नाइंसाफ़ी और बदतरीन मामला इस शहर के साथ हो रहा है कि इस शहर का नौजवान लुक़मा अजल बन रहा है। इस शहर के नौजवान सिर्फ़ एक चंद रुपये की गोली की मार है। इस शहर के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है और हम यही दुआ गो हैं कि इस शहर के साथ मज़ीद ऐसी ज़्यादतियाँ ना हो, कि कोई ऐसा हुक्मरान, कोई ऐसा शख्स आए जिसके सीने में वाकई में दिल हो। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी।